ये है कोस्टा रिका, धरती का छोटा सा टुकड़ा जिसका भूभाग ज्वालामुखी, रेन फॉरेस्ट और समुद्री तट से मिलकर बना है, जो कि दुनिया के केवल 0.03% हिस्से में फैला है। लेकिन ये भूभाग धरती के छोटे से हिस्से में मौजूद होने के बावजूद भी यहाँ प्रकृति का सबसे बड़ा खजाना मौजूद है, जहाँ दुनिया की 5% जैव विविधता इस भूभाग में पाई जाती है, जिसके पूर्व में मौजूद है कैरेबियन सी और पश्चिम में स्थित है पैसिफिक ओशन। यानी दोनों तरफ से ये भूभाग समुद्र से घिरा हुआ है। लेकिन ये भूभाग जितना समुद्र से ढका है, उतना ही इस भूभाग की 25% भूमि राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्य से ढकी है, जिस कारण इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। लेकिन कोस्टा रिका में एक जीव है जो सबसे खास और इस हरे भरे जंगल में खुद को छुपाए हुए है, और उसका हरा रंग होने के बावजूद भी ये तोते हरे पत्तों के पीछे छुपकर रहने में मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ इनके कई शिकारी मौजूद हैं। लेकिन ये तोते हमेशा छिपकर नहीं रहते हैं, बल्कि ये तोते निकल पड़े हैं एल्मेंड्रो ट्री की खोज में। आखिर ये तोते एल्मेंड्रो ट्री की तलाश में इस जंगल में क्यों उड़ रहे हैं? क्या ये तोते एल्मेंड्रो ट्री को खोज पाएंगे? ब्राजील से लगभग 4000 किलोमीटर दूर कोस्टा रिका में, जो ना तो दक्षिण अमेरिका में है और ना ही उत्तरी अमेरिका में, ये है दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका के बीच में, यानी कि मध्य अमेरिका में, जो कि 51,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इस क्षेत्र के आधे भूभाग पर फैला है ये हरा भरा जंगल, जहाँ 52% भूमि वन आच्छादित मानी जाती है। और इस जंगल का हरा भरा दिखने का कारण है यहाँ के विशाल और हरे भरे पेड़, और साथ ही यहाँ पाई जाती है विभिन्न प्रजातियों के यूनिक स्पीशीज। लेकिन यहाँ इन यूनिक स्पीशीज में सबसे यूनिक क्रिएचर है यहाँ के ग्रेट ग्रीन मकाओ पैरट, जो सबसे ज्यादा कोस्टा रिका के जंगलों में पाए जाते हैं। लेकिन इन तोतों का ये हरा भरा जंगल शायद आज सिर्फ बड़े बड़े इमारतों और सड़कों से ढका होता, अगर यहाँ की सरकार द्वारा मजबूत संरक्षण नीतियों को न लाया जाता। क्योंकि यहाँ भी 1980 के दशक में वनों की कटाई के कारण जंगल केवल 25% तक ही रह गए थे। लेकिन वन संरक्षण नीतियों के चलते आज इस जंगल के ग्रीन एरिया में बढ़ोतरी हुई है, और कोस्टा रिका जैव विविधता के संरक्षण में अग्रणी देशों में से एक है। और इसका एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्यों और संरक्षित क्षेत्रों के रूप में सुरक्षित है। ग्रेट ग्रीन मकाओ पैरट का सबसे मजबूत रिश्ता जिससे है, वो है कोस्टा रिका में पाए जाने वाले एल्मेंड्रो ट्री। और अगर इस जंगल में एल्मेंड्रो ट्री ना हो तो कुछ स्पीशीज का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, और इस पेड़ के बिना इन मकाओ पैरट का भी जीवित रहना कठिन हो सकता है। ग्रेट ग्रीन मकाओ पैरट के लिए ये पेड़ एक साथी के जैसा है, जो कि सैकड़ों सालों तक जीवित रह सकता है। और ये पेड़ होंडुरास, पनामा, कोलंबिया और इक्वाडोर के जंगलों में पाया जाता है। और जहाँ जहाँ इन पेड़ों का विस्तार है, वहाँ इन तोतों का भी अस्तित्व है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जब कोस्टा रिका के जंगल का एरिया 25% से 52% तक बढ़ गया है, तो फिर इन तोतों की आबादी बढ़ने के बजाय कम क्यों हो रही है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है नए बढ़ते जंगलों में नए जवान पेड़। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जंगल के बढ़ते विस्तार के कारण यहाँ जानवरों और पक्षियों की आबादी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये पेड़ जवानी में कठोर होते हैं और इनमें घोंसला इतनी आसानी से नहीं बनाया जा सकता। और जो पेड़ पुराने होते हैं, उन पेड़ों की आंतरिक दीवार कमजोर होने पर उनके अंदर घोंसला बनाया जा सकता है। और इन्हीं पुराने पेड़ों की कमी के कारण घोंसला बनाने की जगह इन तोतों को नहीं मिल पाती, जिस कारण ये जंगल में ही हर तरफ लंबी दूरी को तय करते हुए हर एक पेड़ को चेक करते हैं। और पुराने पेड़ों की कमी ही इन तोतों की आबादी के कम होने का सबसे बड़ा कारण है।
साथ ही पालतू पक्षी व्यापार के लिए इनका शिकार किया जाना भी इनकी संख्या के कम होने का दूसरा मुख्य कारण है। अगर वर्ष 1990 से 2003 का डाटा उठाकर देखा जाए तो इनकी अनुमानित संख्या कोस्टा में बिल्कुल भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। 1990 से 2022 तक इनकी संख्या 600 प्लस थी, जो 2023 में आधा घटकर 300 हो गई। हालांकि इनकी संख्या को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और इनकी संख्या को बढ़ाने का तरीका भी थोड़ा यूनिक है, और वो तरीका है कि जंगल के सबसे बड़े पेड़ों को सिलेक्ट करना, फिर उसके बाद सबसे ऊंचे पेड़ों पर बड़े कंटेनर को लगाना और उसे इस प्रकार डिजाइन किया जाए कि मकाओ पैरट वहां अपने अंडे देने के लिए कंफर्टेबल हो सके। और शायद लगता है कि एक जोड़े को ये घोंसला पसंद आ चुका है, और पसंद आए भी क्यों ना, क्योंकि ये कंटेनर इतने ऊंचाई पर रखा गया है कि यहाँ सिर्फ तोते ही आ सकते हैं, अन्य जीव इतनी ऊंचाई पर नहीं आ सकते। हालांकि जंगल में ऐसे कई ऊंचे पेड़ हैं जिन्हें चुनना अभी बाकी है, क्योंकि ये कंटेनर जितने ज्यादा पेड़ों पर होंगे उतने ही अधिक इन तोतों के घोंसले बनने के चांस होंगे। और जब कंटेनर के अंदर देखा गया तो रिजल्ट्स काफी अच्छे मिले। कुछ में तो अंडे थे, तो कुछ में चूजे, और कुछ कंटेनर में तो ग्रेट ग्रीन मकाओ पैरट जोड़े में थे, तो किसी में अंडे सेकते हुए मकाओ पैरट थे। शायद ये प्रयास इनकी संख्या को बढ़ाने का एक सफलतापूर्वक कदम हो सकता है। हालांकि कुछ कैमरास को ऐसी जगह भी फिट किया गया है जहां पेड़ों पर ऑलरेडी बड़े होल थे, और जब कैमरे की रिकॉर्डिंग को देखा गया तो काफी खूबसूरत फुटेज प्राप्त हुई। जरा यहाँ देखिए इस ग्रेट ग्रीन मकाओ पैरट को, जो इस पेड़ की जांच पड़ताल कर रहा है। लेकिन पेड़ की जांच पड़ताल से पहले इसे अपनी फीमेल पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना होगा और फीमेल पार्टनर के ट्रस्ट को जीतना होगा। उसके लिए मेल फीमेल को अपने मुंह से भोजन करवाता है और फीमेल के पंखों की सफाई करके फीमेल को बताने की कोशिश करता है कि उससे अच्छा पार्टनर कोई और हो ही नहीं सकता। हालांकि घोंसला दूसरे मकाओ पैरट द्वारा भी कब्जाया जा सकता है, और कुछ दूसरे तोते तो इन घोंसलों के अंदर ताका झांकी भी करते हैं, और रात के समय तो दूसरे जीव भी घोंसले के आसपास मंडराते रहते हैं। लेकिन एलमेंड्रो ट्री की हाइट इतनी ऊंची है कि बहुत कम जीव ही इतने ऊपर आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये पेड़ लगभग 130 से 165 फीट तक लंबा हो सकता है। और ये पेड़ बड़ा ही नहीं बल्कि काफी घना और चौड़ा भी होता है, जिस कारण ये पेड़ इस वर्षा वन के जंगल की छतरी भी कहलाता है। और जो पेड़ जितना ज्यादा पुराना होगा उसमें उतने ही अधिक होल होंगे। जहाँ एलमेंड्रो ट्री के फल जुलाई से सितंबर के बीच पककर तैयार हो जाते हैं, लेकिन इस पेड़ के फल इंसानों के लिए बिल्कुल भी खाने योग्य नहीं होते, क्योंकि ये फल इंसानों द्वारा आसानी से नहीं पचाया जा सकता। लेकिन मकाओ पैरट और यहाँ रहने वाले जीव इस फल को आसानी से पचा लेते हैं, और मकाओ पैरट इतने सारे फलों और अपने चारों ओर देखकर निश्चिंत हो जाते हैं। और जब फल इतने सारे हों तो चूज करने का ऑप्शन भी होता है, और ये तोते बेस्ट फ्रूट चुनते हैं, और जो बेस्ट ना हो उसे ये जंगल की जमीन पर फेंक देते हैं। अरे इस जंगल में गुआटी भी मौजूद है, और ये यहाँ भी इस जंगल के सबसे बड़े पेड़ के फल को खा रहा है। जंगल के बीच में स्थित ये पेड़, जहाँ ग्रेट ग्रीन मकाओ पैरट का परिवार अब बढ़ने वाला है, और लगभग 26 से 28 दिनों के बाद चूजे अंडे से अब नई दुनिया में आ चुके हैं। लेकिन ये अभी इस दुनिया को देख नहीं सकते, क्योंकि ये अभी अंधे हैं, और लगभग 10 दिनों के बाद धीरे धीरे आंखें खुलने लगती हैं, और 14 दिन के बाद आंखें पूरी तरह से खुल जाती हैं, और बच्चे जैसे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो उनकी बॉडी पर भी बदलाव आने लगते हैं, और वो बदलाव है इनकी बॉडी पर नए नए बालों वाले पंख।
हालांकि बच्चे अभी भी बहुत नाजुक हैं और जब पेरेंट्स में से कोई एक बाहर खाने की तलाश में जाता है तो दूसरा बच्चों के पास आ जाता है। कोस्टा रिका की राजधानी सैन जोस से लगभग 90 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है एरेनल वोल्केनो नेशनल पार्क। और कोस्टा रिका के इस नेशनल पार्क में दिखाई देने वाला ये पहाड़ कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है, बल्कि ये है एक ज्वालामुखी जिसका नाम है एरेनल ज्वालामुखी। इस ज्वालामुखी के चारों तरफ घने जंगल और गर्म पानी के झरने मौजूद हैं और साथ ही यहाँ विभिन्न प्रकार के जंगली जीव भी पाए जाते हैं। लेकिन बहुत समय तक लोगों को लगा कि ये ज्वालामुखी अब मृत हो चुका है, यानी कि अब ये कभी नहीं फटेगा। लेकिन 29 जुलाई 1968 को अचानक इस ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट ने आसपास के क्षेत्र को प्रभावित किया और कई वर्षों तक सक्रिय रहा। लेकिन 2010 तक आते आते इसमें छोटे छोटे लावा और रक्त के विस्फोट होते रहे और आज ये फिर से शांत हो चुका है। इस ज्वालामुखी के चारों ओर की हरियाली और जैव विविधता इसे विश्व का सबसे सुंदर ज्वालामुखी बनाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1670 मीटर है, जो कि दिखने में शंकु के आकार जैसा है। शायद कोस्टा रिका में बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, जो मई से लेकर अक्टूबर तक चलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा बारिश सितंबर और अक्टूबर के महीने में होती है, यानी 6 महीने तक यहाँ बारिश की कमी भी हो सकती है। और बारिश की ये शुरुआत यहाँ के पेड़ों की पत्तियों पर जान डाल देती है, क्योंकि बारिश की बूंदें जब इन पत्तियों के ऊपर पड़ती है तो बारिश का पानी इन पत्तियों पर जमी धूल को साफ कर देता है और जंगल की जमीन पर पानी की बूंदें ही नहीं बल्कि बीज भी जमीन पर गिराते हैं। और एलमेंट्रो ट्री के बीज का जर्मिनेशन रेट भी बहुत ही फास्ट और शानदार होता है और ये इस बारिश के मौसम में जल्दी से जर्मिनेट होकर इस पौधे में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ मौसम कभी साफ तो अचानक से बारिश हो जाती है और ये बारिश इन ग्रेट ग्रीन मकाओ पैरट को ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है, क्योंकि यहाँ रहने वाले जीव जानते हैं कि जंगल के लिए बारिश कितनी जरूरी होती है। घोंसले के अंदर ये बच्चे अब लगभग 1.5 महीने के हो चुके हैं और इनके शरीर पर पंखों का रंग भी अब गहरा हरे रंग का होता जा रहा है और इनकी चोंच भी विकसित होती जा रही है। और पेरेंट्स भी घोंसले के अंदर आकर अपने बच्चों के इस बदलाव को देख रहे हैं। लेकिन कोस्टा रिका से लगभग 1900 किलोमीटर की हवाई दूरी से दूर स्थित मैक्सिको का जंगल, जहां ग्रेट ग्रीन मकाओ पैरट की हुबहू दिखने वाली प्रजाति पाई जाती है, जो मिलिट्री मकाओ पैरट के नाम से जानी जाती है। इस तोते को देखें तो दिखने में ये आपको ग्रेट ग्रीन मकाओ पैरट की तरह लग रहा होगा, लेकिन ये आपकी आँखों का धोखा है। ये तोते मैक्सिको के लगभग 8 राज्यों में सीमित रूप से पाए जाते हैं और जहाँ ये पाए जाते हैं वह भाग शुष्क और अर्ध आर्द्र जंगल होते हैं। जंगल का भीतरी भाग कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है और अगर इस तोते को देखने के लिए इस जंगल में जाते हैं तो आपको अपना कैमरा पहाड़ी की चोटी पर रखना होगा, क्योंकि मिलिट्री मकाओ पैरट समतल तराई के जंगलों में नहीं बल्कि ये तोते पहाड़ी वनों में पाए जाते हैं। और इन तोतों को सबसे ज्यादा ग्रेट ग्रीन मकाओ पैरट से जो चीज डिफरेंट बनाती है वो है इनका आवास स्थान और इनका साइज। ये तोते ग्रेट ग्रीन मकाओ पैरट की तुलना में छोटे और गहरे रंग के होते हैं और ग्रेट ग्रीन मकाओ पैरट से दूरी बनाकर रखते हैं ताकि भोजन के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा न हो। हालांकि इनका व्यवहार और रहन सहन ग्रेट ग्रीन मकाओ जैसा ही होता है और ये तोते भी ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। हालांकि इन पहाड़ियों पर ग्रीन पैरट्स की एक और स्पीशीज पाई जाती है जिसका नाम है ग्रीन पैराकीट।
इसको मैक्सिकन ग्रीन कॉन्युआ कहा जाता है, क्योंकि ये मैक्सिको के जंगल में पाया जाता है। ये तोते भी मिलिट्री मकाओ पैरेट की तरह ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन साइज और वेट इनका बहुत कम होता है। जहाँ इनका वेट 60 से 80 ग्राम और आकार 25 सेंटीमीटर होता है। और ये तोते मैक्सिको के अलावा बोलीविया, ब्राजील और अर्जेंटीना के जंगल में भी पाए जाते हैं। और इन तोतों को फल, बीज, सब्जियां और फूल खाना बहुत पसंद होता है। और भले ही ये छोटे से होते हैं, लेकिन मिलनसार भी उतने ही अधिक होते हैं। और ये तोते पेड़ों के बजाय अपना घोंसला इन पहाड़ियों की चट्टानों पर बनाते हैं, जहां इनके बच्चे शिकारी की नजर में नहीं आते हैं। वहीं कोस्टा रिका में ग्रेट ग्रीन मकाओ पैरेट के बेबी अब 3 महीने के पूरे हो चुके हैं और इनके पंखों का विकास भी अब पूरा हो चुका है। और अब समय है इस घोंसले को छोड़ने का। पेरेंट्स इस घोंसले में अपने बच्चों को अंतिम बार खाना दे रहे हैं और ये बच्चे इस घोंसले के अंदर अपने पंखों को इधर उधर हिलाकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनकी पहली उड़ान को देखने के लिए ये तोते भी बहुत एक्साइटेड हैं। लेकिन बच्चे जैसे ही नीचे देखते हैं तो इनकी हिम्मत टूट जाती है। लेकिन पेरेंट्स जानते हैं कि बच्चों का हौसला बढ़ाना है, तो उसके लिए उन्हें घोंसले के पास से उड़ते हुए बच्चों को उत्साहित करना होगा। और जैसे ही पेरेंट्स घोंसले के पास से उड़ते हैं तो बच्चे बिना डरे घोंसले से कूदकर अपनी पहली उड़ान भर लेते हैं। बच्चे अब कुछ दिनों तक ऐसे ही इस जंगल की हर दिशाओं के बारे में खुद जानेंगे और खुद के लिए इस जंगल में एक बड़ा एल्मेंड्रो ट्री भी देखेंगे, जहां वो भी अपने बच्चों को पाल सकें। कोस्टा रिका की राजधानी सैन जोस से लगभग 4600 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करते हुए हम ब्राजील की राजधानी से होते हुए इस पाइन फॉरेस्ट में आ चुके हैं। और यहाँ आने का सबसे खास कारण है ये चुलबुले से दिखने वाले तोते। इन तोतों की जीवन शैली को जानने के लिए हमारे कैमरामैन हर एक तोतों की हरकतों को रिकॉर्ड कर रहे हैं और साथ ही इनके बारे में हर उस चीज को लिखा जा रहा है जो इनकी जीवन शैली से जुड़ी हुई है। और इस क्लीन वातावरण में इन तोतों की खूबसूरती भी बहुत अधिक खूबसूरत लग रही है। और ये तोते पाए जाते हैं ब्राजील के रियो ग्रांडी डो सुल और सेंटा कैटरीना राज्य के बीच में बसा इस आरोकारिया के जंगल में, जहां ये तोते मस्ती में डूबे हुए हैं। और ये तोते जाने जाते हैं रेड एक्सपेक्टिकल्ड अमेज़न पैरेट के नाम से, क्योंकि इनकी आँखों के चारों ओर लाल रंग का ये धब्बा ऐसा लगता है जैसे इन तोतों ने लाल रंग का चश्मा पहना हो। और आँखों के चारों ओर इसी लाल रंग के धब्बे के कारण इनको लाल चश्मे वाला अमेज़न तोता भी कहा जाता है। और ये लाल रंग इनके पंखों के नीचे भी देखा जा सकता है। और पेड़ों के ऊपर बैठे इन तोतों को इसी लाल रंग के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। ब्राजील के इस अराउकारिया जंगल का मूल विस्तार लगभग 2,33,000 किलोमीटर स्क्वायर में था, जहाँ 60.13% जंगल सेंटा कैटरीना राज्य में था और 17.38% रियो ग्रांडी डो सुल राज्य में था और बाकी बचा हिस्सा पेरेना राज्य में था। लेकिन वर्तमान स्थिति में ये जंगल 97% तक नष्ट हो चुका है, जिसका सिर्फ 2 से 3% भाग बचा है। और ये जंगल अब लगभग 3600 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, जो कि रियो ग्रांडी और पेरेना में मौजूद है। अराउकारिया के जंगल में बहुत ऊंची शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं और इस जंगल को ब्राजील का पाइन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। लेकिन वास्तव में इन पेड़ों की पत्तियों को देखें तो ये पेड़ बिल्कुल भी चीड़ के पेड़ जैसे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि चीड़ के पेड़ों की पत्तियां लंबी और नुकीली होती हैं। वहीं अराउकारिया के पेड़ों की पत्तियां भी छोटी और नुकीली दिख रही हैं, जिस कारण इन पेड़ों को चीड़ की मिलती जुलती प्रजाति के रूप में जाना जाता है। और अराउकारिया का ये जंगल
ठंडी और नम जलवायु वाले इलाकों में पाए जाते हैं, जहाँ ये तोते इन पेड़ों के फलों को मस्ती से खा रहे हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो इन पेड़ों के ये फल नहीं बल्कि कॉर्न बहुत बड़े होते हैं और इन कॉर्न के अंदर बड़े बड़े बीज मौजूद होते हैं, जो कि 3 से 7 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। वहीं इस कॉर्न का वजन 2 से 8 किलोग्राम तक हो सकता है। लेकिन अराउकारिया के कॉर्न को सिर्फ ये तोते ही नहीं खाते, बल्कि इंसानों द्वारा भी इन बीजों को खाया जाता है, क्योंकि इन बीजों का स्वाद कुछ हद तक काजू जैसा होता है। लेकिन अराउकारिया के जंगल में सिर्फ रेड स्पेक्टिकल पैरट्स ही नहीं पाए जाते, बल्कि यहाँ विनाकस अमेज़न पैरट्स भी पाए जाते हैं, जो कि पूर्ण रूप से अराउकारिया के जंगल में रहते हैं। लेकिन आज ये तोते भी इंसानों के लालच की वजह से कम हो चुके हैं। देखिए इन चूजों को, जिनको शिकारियों द्वारा पकड़कर इनको इनके माता पिता और उनके घोंसले से उठाकर इनका व्यापार किया जा रहा है। इन रोते हुए चूजों को देखकर हर कोई भावुक और निराश हो सकता है, लेकिन अब इन्हीं तोतों के लिए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं और हर उस जगह में ऐसे घोंसले लगाए जा रहे हैं जहां ये तोते अपने अंडे और बच्चों को इस कठिन परिस्थिति में आसानी से पाल सकें। और साथ ही इन तोतों को पकड़कर इनके पंखों को चेक करके देखा जा रहा है कि इन तोतों से जुड़ी कई बीमारी इनको नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। लेकिन ये काम इस जंगल में जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। इसीलिए दोस्तों अब समय आ चुका है इन तोतों को इनके हाल पर छोड़ने का। मैं काजल शर्मा आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वर्ल्ड एक्सप्लोर वाइल्ड चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, वो भी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सबका धन्यवाद।